हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया वाला टॉपिक। मतलब दिल्ली सल्तनत के समय पर, मुगल एम्पायर के समय पर भारत को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता रहा वो हम जानेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे पहले पढ़ ले रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत ने एक पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसके सेंटर में कौन था? सुल्तान था। ठीक है, इस सुल्तान के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो पावर है वो सुल्तान के पास में है, पॉलिटिकल पावर भी और मिलिट्री पावर भी। पॉलिटिकल पावर जैसे कि राज्य में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सब सुल्तान लेगा, जैसे कानून बनाएगा वो सुल्तान बनाएगा। ठीक है, मिलिट्री में बात करें तो युद्ध का फैसला लेगा वो सुल्तान लेगा, सेना वही चलाएगा। और सेना में या आर्मी में जो अपॉइंट होते हैं लोग उनको भी सुल्तान ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो सारी की सारी पावर पॉलिटिकली और मिलिट्री सुल्तान के पास में थी दिल्ली सल्तनत में। अब इसकी ड्यूटी क्या क्या थी ये ड्यूटी बता रही है कॉन्टेम्प्ररी क्रॉनिकल्स, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय वाले। कॉन्टेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसी के पर्सपेक्टिव में ही हम कॉन्टेम्प्ररी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, तो यहाँ पर कॉन्टेम्प्ररी का मतलब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत वाला समय। तो उस टाइम के क्रॉनिकल्स यानी कि कुछ इतिहास लिखा गया, उस समय के लोगों ने कुछ इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि सुल्तान की क्या क्या ड्यूटी हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी बताई लोगों ने कि जो इस्लाम की टेरिटरीज़ हैं उनको जो पॉसिबल एग्रेशन है या फिर जो बाहरी आक्रमण जो होते हैं, अटैक्स जो होते हैं, उससे बचाना। अब इस्लाम की टेरिटरी यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उस समय पर स्टेट को या अपने राज्य को जो है वो इस्लाम से कनेक्टेड माना जाता था, उससे जुड़ा हुआ देखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके राज्य की ही बात हो रही है, सुल्तान के राज्य की। तो सबसे पहली बात तो वो अपने राज्य को बचाएगा जितने भी एग्रेशन हो रहे हैं या अटैक्स हो रहे हैं उससे। दूसरा काम वो करेगा, फीस कलेक्ट करेगा और टैक्सेस कलेक्ट करेगा। अब फीस अलग होती है, टैक्स अलग होता है। क्या मतलब होता है? फीस में जैसे कि अगर कोई व्यापारी है, ठीक है, वो किसी पुल का, किसी रोड का यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसे एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान लेकर जाना है और बीच में जो रोड है उसे उसका इस्तेमाल करना है, तो क्या करेगा वो? इस रोड को यूज़ करने के लिए उसे फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, टैक्स नहीं, यहाँ पर उसे फीस देनी पड़ेगी। जब टैक्स लगता है तो टैक्स रेगुलरली दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई किसान है वो अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा है तो उसे लैंड टैक्स देना पड़ेगा या भूमि कर देना पड़ेगा अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए। मतलब वो जो कमा रहा है उसका एक पार्ट उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो चीज़ टैक्स होगी। लेकिन फीस तभी दी जाएगी जब किसी सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर रोड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, अगर कोई सरकारी सर्विस हम ले रहे हैं तो हम फीस तभी देंगे जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एक दुकानदार है, उसे मार्केट में अपनी दुकान लगानी है, जगह उसी की है, उसने खरीद लिया, लेकिन फिर भी वो मार्केट में दुकान लगाएगा तो उसके लिए उसे गवर्नमेंट को या सुल्तान को फीस देनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने मार्केट में दुकान लगाई हुई है, उसे जगह मिली हुई है। ठीक है, लेकिन अगर वही दुकानदार उस दुकान से जो भी उसकी कमाई हुई है, जो भी उसकी इनकम हुई है, उस इनकम का एक पार्ट वो सुल्तान को दे देता है तो वो टैक्स कहलाएगा। ठीक है, और ये टैक्स कहाँ जाएगा? सुल्तान के खजाने में जाएगा। तो फीस और टैक्स में यही अंतर होता है कि फ़ीस हम कब देंगे? जब हम किसी सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स जो है वो रेगुलरली दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में एक जिज़िया टैक्स भी लगता था, तो ये कौन देते थे? जो नॉन मुस्लिम होते थे उन पर लगाया गया था, तो उनको भी रेगुलरली देना पड़ता था। अब ऐसा तो है नहीं कि वो किसी सर्विस के बदले में ये जिज़िया टैक्स दे रहे हैं, राइट? तो ये डिफरेंस हो गया फीस में और टैक्स में। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग मेंशन किया गया है कि सुल्तान फीस और टैक्स दोनों ही चीज़ें कलेक्ट करता था। ये उसका दूसरा काम था। उसका तीसरा काम था कि पब्लिक अफेयर्स में मतलब उसकी जानकारी रखना, मतलब कि जो स्टेट है उसके अंदर में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहीं पर विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं लोग, इस चीज़ की जानकारी रखना। ठीक है, इसके अलावा लोगों की कंडीशन कैसी है ये सब वो जानकारी रख सकता था पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू। अब पर्सनल कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो जगह जगह जाकर देखेगा। बेसिकली जो उसका कोर्ट होता है या जो दरबार होता है वहाँ पर लोग आ सकते थे। अगर कोई व्यापारी, उसको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग सब सुल्तान को डायरेक्टली कोर्ट में जाकर बता सकते थे। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी वो उसकी रिपोर्ट्स भी सुल्तान को बताती थी कि राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं। और स्पाई हुआ करते थे, यानी कि जो गुप्तचर होते हैं वो हुआ करते थे, वो भी जानकारी निकाल के लाते थे, वो सुल्तान को बताते थे। तो इस तरीके से सुल्तान को खबर रहती थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है,
अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या होती है, काउंसिल का मतलब हो गया ग्रुप टाइप, ठीक है, तो मिनिस्टर्स का ग्रुप है, इसीलिए हम इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुल्तान की हेल्प करती थी, क्योंकि सुल्तान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो अलग अलग मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते थे सल्तनत के। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी था, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट किसी मंत्री ने संभाल लिया। एक आर्मी का डिपार्टमेंट हो गया, वो किसी मंत्री ने संभाल लिया। जस्टिस का डिपार्टमेंट हो गया, वो किसी ने संभाल लिया, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। तो कई सारे मिनिस्टर्स मिलकर सुल्तान की हेल्प करते थे, उनको रिपोर्ट वगैरह देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम की बात हो रही है, इक्ता सिस्टम की। ये इक्ता सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक इंस्ट्रूमेंट था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। इसको ये मत कर देना कि इक्ता सिस्टम मुगल काल में था, नहीं, इक्ता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जो टेरिटरीज होती थी या जो लैंड हम कह सकते हैं, उसको नोबल्स को दिया जाता था। नोबल्स कौन, जो हायर ऑफिशियल्स थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, उनको दे दी जाती थी टेरिटरीज, ठीक है। उन टेरिटरीज को बोला जाता था इक्ता। तो क्योंकि उन्हें इक्ता दिया जा रहा है, इसीलिए उन्हें बोला गया है इक्तादार, ठीक है। जिन नोबल्स को दिया गया है वो हो गए इक्तादार। अब ये इक्तादार क्या करेंगे, ये इस इक्ता में से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो लैंड उन्हें दी गई है वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब टैक्स कलेक्ट करने में कुछ ना कुछ खर्चा होगा इस इक्तादार का, क्योंकि इसे सेना भी मेंटेन करनी है, कुछ लोग मेंटेन करने हैं, उनकी सैलरी देनी है, अपना खर्चा ऐसे निकालना है, राइट। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद में जो भी कुछ बचता था उस टैक्स में से, उस इक्ता के टैक्स में से, वो सुल्तान की ट्रेजरी में चला जाता था। सपोज कि 1,000 रुपये जो हैं वो मिले टैक्स से, ठीक है। अब इस टैक्स में से 200 रुपये तो उस इक्तादार ने खर्च कर लिए, सेना वगैरह में, टैक्स कलेक्शन में हो जाते हैं खर्च, ठीक है। बचे कितने, अब 800 रुपये रह गए, तो ये 800 रुपये चले जाएंगे सुल्तान की ट्रेजरी में, ठीक है। ये वो इक्तादार खुद नहीं रखेगा। तो ये चीज़ थी, तो यहाँ से टैक्स कलेक्शन आसान हो गया, क्योंकि सुल्तान को अब डायरेक्टली जो है वो ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं करने पड़ेंगे। एक एक को पकड़ा दी ज़मीन, वो अपना देख लेगा, आपस में सारी सेना वगैरह जो भी देखनी है वो खुद देख लेगा। सुल्तान को अलग से ये चीज़ हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होता था, उन नोबल्स को आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो इक्ता सिस्टम था, इसने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सुल्तान से लॉयल थे वो। जैसे कि जो सल्तनत है काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो अकेला सुल्तान ये बीच में बैठा हुआ है, ये सारी जगहों को नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने अलग अलग इक्तादार बिठा दिया, अलग अलग जगहें जो थी वो किसे दे दी, वो इक्तादारों को दे दी, हायर ऑफिशियल्स को दे दी, ठीक है। अब ये लोग जो हैं ये सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक। अब जो सुल्तान है वो इन छोटी छोटी जगहों पर, लोकल जगहों पर भी आसानी से उसे मतलब पता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये लोग इसको सब कुछ बताएंगे, जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है सब कुछ बताया जाएगा, राइट। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है इससे। लेकिन ये जो इक्तादार थे इनकी पोस्ट हेरिडेटरी नहीं थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जैसे एक इक्तादार बन गया तो इसके बाद में इसका बेटा इक्तादार बने, फिर उसका बेटा इक्तादार बने, फिर उसका बेटा इक्तादार बने। तो ये सिस्टम नहीं था दिल्ली सल्तनत में, ये हेरिडेटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था। इसमें क्या होता था, सुल्तान कभी भी इस इक्तादार को हटा सकता है, इसको कहीं और पर भेज सकता है, किसी और इक्ता को उस पर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये चीज़ रहती थी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कोई ऑफिसर पावरफुल ना हो जाए, ठीक है। तो याद रखना कि जो इक्तादार है वो इसका मालिक नहीं है, मतलब जो लैंड है, जो इक्ता है, वो उस इक्तादार के नाम पर नहीं की गई है, सिर्फ उसे रखा गया है वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में ना ट्रेड पर हर स्टेज पर टैक्स लगता था, हर स्टेज पर टैक्स। जैसे कि फार्मर ने कॉटन उगाई, ठीक है, अब इस कॉटन को मर्चेंट ले गया, उसने खरीद लिया, तो यहाँ पर फार्मर पर तो टैक्स लगा ही, लेकिन अब ये मर्चेंट क्या करेगा, ये जो कॉटन है उसको प्रोसेसिंग करवाएगा, इसका कपड़ा बनवाएगा, ठीक है, इसका क्लोथ बनेगा कॉटन का, या इससे पहले धागे बनेंगे, ठीक है। तो हर स्टेज पर जो मर्चेंट ले गया उस पर टैक्स लगा, जो थ्रेड बना उस पर टैक्स लगा, फिर क्लॉथ बनेगा उस पर टैक्स लगेगा, फिर जब ये क्लॉथ बेचा जाएगा उस पर भी टैक्स लगेगा,
ठीक है। तो हर स्टेज पर टैक्स लगता था ट्रेड में, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जिस पर बर्डन आता था वो होता था किसान, पीजेंट्री। क्यों? क्योंकि उस समय पर एग्रीकल्चर जो है वो दिल्ली सल्तनत की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। बेसिकली एग्रीकल्चर एशियन टाइम में, मिडिएवल टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था, क्योंकि उस समय पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो थी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, छोटी मोटी थी, हाथों का उद्योग चलता था। तो सबसे ज़्यादा टैक्स एग्रीकल्चर से ही आता था और उसी से ही पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चल पाता था। इसीलिए किसानों पर सबसे ज़्यादा बोझ रहता था। ठीक है। कुछ कॉन्टेम्प्ररी अकाउंट हमें बताते हैं, कॉन्टेम्प्ररी मतलब कि उसी समय के, दिल्ली सल्तनत के समय के कुछ अकाउंट्स हैं, उसमें ये बोला गया है कि थोड़ी बहुत इन पर क्रुएल्टी भी की जाती थी। रेवेन्यू जब वसूलने जाते थे तो किसी पर भी जो है वो दया नहीं दिखाई जाती थी, बहुत ज़्यादा क्रूरता यहाँ पर दिखाई जाती थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सम कॉन्टेम्प्ररी अकाउंट है, कुछ लोगों ने लिख दिया, ठीक है, तो ये कुछ ही जगह पर सही हो सकता है, सब जगह पर ये सही हो ये ज़रूरी नहीं है, सभी सुल्तानों के समय पर सही हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक सुल्तान बना था फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान, ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत नरम राजा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो नहरें बनवाई थी ताकि खेती के लिए आसानी हो, बाग लगवाए थे, लोगों के लिए वेलफेयर का काम किया था, तो इसे थोड़ा बहुत ठीक राजा माना गया, थोड़ा नरम राजा माना गया। इसीलिए हर समय पर, हर सुल्तान के समय पर क्रुएल्टी हुई ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो ये हमने दिल्ली सल्तनत की कहानी देख ली कि उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। इक्ता सिस्टम देखा हमने, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्ता सिस्टम हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी, सुल्तान के 3 काम हमने देख लिए। और मेन बात, जो पॉलिटिकल सिस्टम है दिल्ली सल्तनत में वो सुल्तान पर सेंटर्ड था। ठीक है। अब आ जाते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क पर। मुगल्स में कैसे चल रहा था भाई? तो अकबर ने क्या किया था, काफ़ी सारे सुधार किए थे ताकि अच्छे से वो कंट्रोल कर सके और एफिशिएंसी आ सके पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अकबर ने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रीऑर्गेनाइज किया था, मतलब दोबारा से सारी चीज़ें सही करने की कोशिश की थी। सब कुछ पहले से ही था, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था, तो वहाँ पर लोग जो थे वो लोगों को ज़मीन दे दी जाती थी कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो। तो वो चीज़ दोबारा से अकबर ने ठीक की, जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है अकबर। तो सबसे पहला ऑफिसर है दीवान। ये दीवान कौन होता था? ये देखता था फाइनेंसेस को, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि टैक्स है, टैक्स का हिसाब ये रख रहा है, ठीक है, जो स्टेट है वो कितना खर्च कर रहा है उसका हिसाब दीवान रखेगा, खजाने की देखरेख ये करेगा। तो ये सारे काम होते थे दीवान के। अब दूसरा ऑफिसर है मीर बख्शी। ये मीर बख्शी क्या देखता था? मिलिट्री मैटर्स को देखता था। मिलिट्री मैटर्स जैसे कि सैनिकों की भर्ती करनी है, मीर बख्शी करेगा। सैनिकों का रिकॉर्ड रखना है, मीर बख्शी रखेगा। ठीक है। मनसबदारों की जांच मीर बख्शी करेगा। मनसबदारी एक सिस्टम था जो कि अकबर ने शुरू किया था, अभी हम इसी में ही पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो फिर सैनिकों का जो वेतन है वो कौन दिलवाएगा? वो भी मीर बख्शी ही दिलवाएगा। तो मिलिट्री मैटर से रिलेटेड जो भी बातें थी उसके लिए ऑफिसर था मीर बख्शी। फिर अगला ऑफिसर है खान ए सामान। ठीक है। ये खान ए सामान क्या देखता था? पब्लिक वर्क्स देखता था। पब्लिक वर्क्स जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहा है, नहर बनवाई जा रही है, कुछ भी जो पब्लिकली जो काम हो रहा है, राज्य में जो भी काम हो रहा है उसकी देखरेख करेगा खाने सामान, उसका इंचार्ज ये होगा। ठीक है। ट्रेड को ये देखता था, व्यापार में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंडस्ट्री को देखता था। अब इंडस्ट्री बेसिकली तब उस समय पर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ पर जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग चाहिए, उसमें लोग अपने हाथों से काम करते थे वो सारे। जैसे कि इंडस्ट्री में एग्जांपल हो सकता है कपड़ा बनाने का उद्योग, ठीक है, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, फिर जो हथियार बनाए जाते थे उसकी इंडस्ट्री, फिर ज्वेलरी भी तो लोग पहन रहे हैं तो ज्वेलरी की भी इंडस्ट्री होती थी, वो भी लोग बनाते थे। थोड़े ही लोग काम करते थे, अपने हाथों से काम करते थे, कोई मशीनरी नहीं थी उस समय पर। ठीक है। तो इंडस्ट्री को भी खाने सामान देखता था और एग्रीकल्चर को भी यही देखता था। इसके साथ ही साथ इसका एक काम और था, रॉयल हाउस होल्ड को चेक करना। मतलब कि जो राजघराना होता था, जो महल है उसमें कई सारे हज़ारों लोग रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कपड़े की, हथियार की, ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कमी है वो ना हो, इसीलिए खाने सामान इन सब का अच्छे से ध्यान रखता था, सप्लाई मेंटेन करके रखता था ये। इसके बाद में अगला ऑफिसर है सदर। ये सदर कौन था? ये सदर रिस्पॉन्सिबल था जस्टिस के लिए, रिलीजियस और एजुकेशनल मैटर्स के लिए। ठीक है। तो हमने 4 ऑफिसर्स पढ़े, दीवान, मीर बख्शी, खाने सामान और सदर।
ये चारों के चारों ऑफिसर, इसके अलावा भी और भी कई सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे, सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही बुक में भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इन मिनिस्टर्स को क्या किया गया था, जो पूरा अंपायर था मुगल अंपायर, उसके हर एक प्रोविंस में इनको बैठाया गया था। अब मुगल अंपायर डिवाइडेड था 12 प्रोविंसेस में, उन प्रोविंसेस को सूबा बोलते थे और उन सूबों को फर्दर सब डिवाइड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे जो ऊपर था वो था अंपायर, ठीक है, मतलब पूरा मुगल अंपायर है। अब इस मुगल अंपायर को अलग अलग सूबों में डिवाइड किया गया, तो वो सूबे कितने हैं, वो हैं 12 सूबे, ठीक है। इसको हम प्रोविंस बोल सकते हैं, ठीक, प्रोविंस या स्टेट एक ही बात है। फिर इन सूबों को डिवाइड किया गया था सरकार में, सरकार मतलब आज के समय का डिस्ट्रिक्ट जैसा, ठीक है, सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जैसा है, क्योंकि कई सारी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती हैं इनकी। तो जैसे इंडिया को आज डिवाइड किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, और अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है तहसील या ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद में उन ब्लॉक को विलेज लेवल पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से मुगल अंपायर में था कि सबसे पहले अंपायर को सूबा में डिवाइड किया गया, सूबा को सरकार में, यानी कि आज के समय के डिस्ट्रिक्ट से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद में सरकार को डिवाइड किया गया था परगना में, परगना तहसील लेवल या ब्लॉक लेवल हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो परगना था वो था डिवाइड विलेज में, छोटे छोटे विलेज होते थे, उनसे मिलकर परगना बनता था। तो यहाँ पर सिस्टम क्या था मुगल एम्पायर में कि 12 की 12 प्रोविंसेस में अलग अलग मिनिस्टर्स बिठाए गए हैं, तो इन पर नज़र रखी जाती थी, इनको चेक किया जाता था, ठीक है। मतलब टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन चलती रहती थी कि कोई भी जो ऑफिशियल है वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। बैलेंसेस रखे जाएं ताकि कोई भी ऑफिशियल ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, इस चीज़ को टाइम टू टाइम चेक किया जाता था, तो निगरानी रखी जाती थी उन लोगों पर, ठीक है। अब जो विलेज लेवल था वहाँ पर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चलता आ रहा था। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर मतलब कि अकबर से भी पहले के समय से, पुराने समय से, हम कह सकते हैं वैदिक टाइम पीरियड से ही विलेजों में क्या था, अपना खुद का सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था। मतलब छोटे मोटे जो भी झगड़े वगैरह हैं विलेज लेवल पर, ये लोग अपना आपस में खुद ही सुलझा लेते हैं, इनको मेन राजा के पास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनके पास में, विलेज के पास में हमेशा से सेल्फ गवर्नेंस रही है, तो अकबर ने उसको जारी रखा, सेल्फ गवर्नेंस ही चलने दी, ठीक है, मोर और लेस अनडिस्टर्ब्ड। लेकिन क्या होता है कि सेल्फ गवर्नेंस भी एक लिमिटेड लेवल पर, छोटे मोटे झगड़े तुम आपस में सुलझा सकते हो, छोटे मोटे मामले तुम खुद देख सकते हो, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है, जैसे कि किसी का मर्डर वगैरह कर दिया है, तो फिर राजा के पास जाना ही पड़ेगा। तो पूरी तरीके से इन्हें फ्रीडम नहीं दी गई है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इन्हें सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये हो गई विलेज लेवल की भी बात। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि जो मनसबदारों को कौन चेक करता था, मीर बख्शी चेक करता था, ठीक है। तो मनसबदारी में क्या है, इसको मेंशन किया है अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था, अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन, ठीक है। इसने बुक लिखी थी आईने अकबरी, याद रखना ये आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। तो इस आईने अकबरी में अबुल फजल ने बोला है कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मनसबदार कौन होते थे, ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। इन मनसबदार को उनके मनसब के अकॉर्डिंग एक प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स रखने के लिए कहा जाता था। मतलब बेसिकली क्या है, जो मनसबदारी सिस्टम है, इस मनसबदारी सिस्टम में मनसब रखे गए, ऑफिसर्स रखे गए, ठीक है। अब इन ऑफिसर्स को दी जाएगी कुछ रैंक। रैंक क्या होती है, रैंक या जैसे हम मनसब बोल रहे हैं, तो ये मनसब दिया जाएगा मनसबदार को, ठीक है। तो मनसब का मतलब है रैंक या स्टेटस या कोई पोजीशन। तो जैसे मान लो किसी मनसबदार को दिया गया 1000 का मनसब, 1000 की रैंक उसे मिल गई, तो इसका मतलब क्या है कि उससे ये बोला जा रहा है कि तुम 1000 की सेना मेंटेन करो। इस सेना में राजा ये भी बताएगा कि क्या तुम्हें हॉर्सेस वाली सेना मेंटेन करनी है या पैदल सेना मेंटेन करनी है या हाथी रखने हैं, क्या चीज़ तुम्हें रखनी है, ये राजा बताएगा मनसबदार को, ठीक है। तो जितना बड़ा मनसब होगा, यानी कि जितनी बड़ी रैंक होगी, उतना ही बड़ा, उतना ही पावरफुल ऑफिसर होगा। जैसे 2000 का मनसब किसी को दिया गया तो वो 1000 से ज़्यादा पावरफुल होगा, 5000 का किसी को दिया गया तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। इस तरीके से जो ऑफिसर्स थे, मनसबदार थे, इन्हें ज़मीन दे दी जाती थी और इनसे कहा जाता था कि तुम सेना मेंटेन करो, ठीक है। तो कितनी सेना मेंटेन करनी है वो उनकी रैंक बताती थी, ठीक, वही होता है मनसब। तो इन मनसबदारों को जो पेमेंट मिलती थी वो मिलती थी लैंड के रूप में।
अब लैंड के रूप में कैसे, क्या इनके नाम पर लैंड कर दी जाती थी? नहीं, यहाँ पर भी कोई नाम वाला सिस्टम नहीं है। अकबर बोल रहा है कि तुम एक जगह की कोई ज़मीन ले लो और तुम 1000 का मनसब जो है वो मेंटेन करके रखो, जिसमें तुम्हें घोड़े वाली सेना रखनी है, 1000 घोड़े वाली सेना रखनी है। तो उस मनसबदार को ज़मीन दे दी गई, उससे बोला गया कि तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और जो भी पैसा आएगा तुम अपनी सेना का खर्च उठा लेना, अपना खर्च उठा लेना। तो अब फ़ायदा क्या हुआ कि अकबर को डायरेक्टली जो सेना है उस पर खर्च नहीं करना पड़ रहा, उसे एक सेंट्रलाइज्ड सेना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब उसे जो सैलरी है उस सेना की वो अपने खजाने में से नहीं देनी पड़ेगी, या फिर जो ऑफिसर्स हैं, मान लो ऑफिसर्स अलग नियुक्त किए गए हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, अब ये टैक्स आएगा, ये जाएगा ट्रेजरी में, ठीक है, और इसी ट्रेजरी में से पेमेंट की जाएगी सेना को, आर्मी के लोगों को। तो अब ये वाला सिस्टम नहीं रहा। अब क्या कर दिया अकबर ने, मनसबदार नियुक्त कर दिए, उनको ज़मीन दे दी, खुद टैक्स कलेक्ट करो, खुद अपना खर्चा उठाओ। तो अकबर का पैसा बच गया, समय बच गया और सेना का भी फायदा हुआ। कैसे कि जब भी अकबर को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मान लो युद्ध हो गया तो अकबर को यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, तो अकबर बोलेगा, अलग अलग यहाँ पर मनसबदार बैठे हुए हैं, अकबर ये कहेगा कि मुझे युद्ध करना है, सेना लेकर आओ। तो सारे के सारे जो मनसबदार हैं वो अपनी सेना लेकर आ जाएंगे और अकबर के साथ में युद्ध करेंगे। मतलब अकबर के साथ मिलकर किसी जो बाहरी शक्ति है जो अटैक कर रही है उसके साथ में युद्ध करेंगे, अकबर के साथ मिलकर। तो अकबर को सेना भी मेंटेन नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है, और उसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसे सेना मिल जाएगी, क्योंकि मनसबदार बैठे हुए हैं हर जगह पर। तो जिस जगह पर भी युद्ध हुआ वहीं के मनसबदार को बोल दिया कि अपनी सेना ले आओ, युद्ध करना है। तो अकबर को अपने साथ पहले से ही सारी की सारी सेना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा बचेगा, है ना। तो अब जो है मनसबदार कौन होते थे, मनसब के अकॉर्डिंग इनको प्रिसाइज नंबर बताया जाता था, एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का, कैमल्स का, एज वेल एज ट्रूप्स का। मतलब ये सारे के सारे एलिफेंट वाली आर्मी, हॉर्सेस वाली आर्मी और कैमल्स वाली आर्मी ये रखनी पड़ेगी मनसबदार को, ये उन्हें बताया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया मनसबदारी सिस्टम। अब इससे क्या हुआ, इससे एक शॉर्ट नोटिस पर आर्मी तुरंत मिल जाएगी विदाउट हैविंग टू मेंटेन अ परमानेंट सेंट्रलाइज्ड आर्मी। अकबर को सेंट्रलाइज्ड आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर अलग अलग मनसबदारों ने अपने यहाँ पर आर्मी मेंटेन करके रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर करप्शन ना हो इसीलिए रेगुलर इंस्पेक्शन भी चलता रहता था, इनको भी चेक किया जाता था कि जो मनसबदार हैं वो रूल्स को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कंप्लायंस को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। जैसे कोई ऑफिसर अगर झूठ बोलता है, उसे बोला गया है कि 1000 का मनसब मेंटेन करो और उसे इतनी बड़ी लैंड दे दी गई, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 500 का ही मनसब मेंटेन करे हुए, 500 की सेना मेंटेन करे हुए है और उसने बोल दिया कि मेरे पास तो 1000 की सेना है, तो उसे ज़्यादा लैंड मिली हुई है। ठीक है, जो खर्चा इतने में निकल सकता था उसे इतनी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो ये नुकसान हो रहा है अकबर को। तो इसीलिए इनकी टाइम टू टाइम चेकिंग की जाती थी कि क्या वाकई इन्होंने इतनी ही सेना मेंटेन करके रखी है कि नहीं करके रखी है। ठीक है, तो मनसबदारों को लैंड के रूप में पे किया जाता था, इस लैंड को बोलते थे जागीर। ठीक है, अब क्योंकि मनसबदार को जागीर दी जा रही है तो मनसबदार को हम जागीरदार भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑफिशियल्स की। तो अकबर का जो टॉलरेंस था वो बढ़ रहा था, हमने पढ़ा था कि अकबर चेंज हो रहा था समय के साथ में, उसे समझ आती चली गई थी, तो वो दूसरे धर्मों के लिए जो है वो सम्मान रख रहा था, टॉलरेंट हो रहा था। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम जो थे अकबर के समय पर वो माइनॉरिटी में थे, हायर एक्लोन्स पर। हायर एक्लोन्स मतलब कि जो ऊंची ऊंची पोजीशंस थी उन पर कम संख्या में थे नॉन मुस्लिम। फॉर इंस्टेंस जो टोटल परसेंटेज है नॉन मुस्लिम्स ऑफिशियल्स की उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में वो रेयरली एक्सीड करती थी 1/3 ऑफ द टोटल एंड वाज ऑफन मच लेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अकबर का उसमें टोटल है 90 ऑफिशियल्स, ये सिर्फ मान कर चलना, ऐसा नहीं था कि 90 ही थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 19 ऑफिशियल्स थे, तो इनमें नॉन मुस्लिम जो थे वो 1/3 थे। 1/3 मतलब कि टोटल हो गए तुम्हारे 30। अगर हम 90 के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सिर्फ 30 थे नॉन मुस्लिम। ठीक है, और बचे हुए जो 60 थे वो थे मुस्लिम। तो नॉन मुस्लिम कम संख्या में हैं, कम संख्या के हम बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, और ये थे मुस्लिम्स, ये ज़्यादा संख्या में थे। तो ये चीज़ भेदभाव में देखी जा रही थी, ये 1/3 से कम ही रहते थे। इसके अलावा जो मुस्लिम ऑफिशियल्स थे, अब मुस्लिम्स में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फॉरेन ओरिजिन के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। फॉरेन ओरिजिन का मतलब क्या है, जो मुगल्स थे वो खुद सेंट्रल एशिया से आए थे, हमने पढ़ा था बाबर समरकंद से आया था, उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया वाले रीजन से।
है ना। तो सेंट्रल एशिया वाले लोगों को, अफगानिस्तान वाले लोगों को, पर्शिया वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था, फॉरेन ओरिजिन के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, और इनकी संख्या ज़्यादा थी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और इंडियन ओरिजिन के लोगों की संख्या कम थी। जो भारत के मेन लोग हैं, जो भारत में पहले से ही रह रहे हैं, इनकी संख्या कम थी, इनकी संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, मुस्लिम्स में। और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, नॉन मुस्लिम की कम थी। ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। अब ये जो पेंटिंग है, ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है अबुल फजल की, जो आपको दिख रही है। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो हाथ से बुक लिखी जाती है, मतलब एंशिएंट टाइम में या मिडिएवल टाइम में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि बुक को छाप दिया, ठीक है। तो क्या होता था, बुक को जो भी बनाया जाता था वो हाथ से लिखा जाता था बुक को, ठीक है। तो हाथ से जो बुक को लिखा जा रहा है उसको बोल रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और उसी बुक में पेंटिंग बना दी गई तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, ठीक है। तो अबुल फजल की मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है ये, जिसमें अबुल फजल यहाँ पर दिखाए गए हैं, और अपने जो भी क्रॉनिकल्स इसने कंप्लीट किए, यानी कि जो भी हिस्ट्रीज लिखी उनको अपने सामने रखकर बैठा हुआ है। ये अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्रॉनिकल्स हैं, हिस्ट्रीज हैं। अब इनमें से कौन है अबुल फजल, ये तो नहीं पता, क्योंकि पेंटिंग में किसी का नाम नहीं लिखा है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग समझ आ गई, ओके। अबुल फजल कौन था, अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था। इसके बाद में रेवेन्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब टोडरमल की थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। तो टोडरमल कौन थे, ये थे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि टैक्स कहाँ से आएगा, कितना आएगा, उसका हिसाब वगैरह जो भी रखेंगे वो टोडरमल रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम लेकर आया था। रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किस तरीके से जो टैक्स है उसको कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लोगों से किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, उससे जो स्टेट है उसका खर्चा कैसे चलाया जा रहा है, कितना खर्चा चलाया जा रहा है, पूरी का पूरा जो सिस्टम है वो होता है रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो टोडरमल ने क्या किया था इस सिस्टम में, इन्होंने डिटेल्ड सर्वे करवाए थे, मतलब जगह जगह पर जाकर चेक किया था, डेटा इकट्ठा किया था। किस चीज़ का, क्रॉप के यील्ड का, मतलब कितनी क्रॉप पैदा हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके प्राइसेस क्या हैं, उस चीज़ का सर्वे किया था टोडरमल ने, ठीक है। और वो सर्वे करने के बाद में इन्होंने हर क्रॉप का प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर दिया था, स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर दिया था कि ये वाली क्रॉप इसी प्राइस में बिकेगी। जैसे मान लो वीट है तो वीट का उन्होंने प्राइस सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ पर केजी का सेट कर दिया, तो अब वो इसी प्राइस पर बिकेगी। इसके अलावा इन्होंने लैंड का भी सिस्टमिक सर्वे करवाया था कि कितनी लैंड है पूरे एम्पायर में, एग्जैक्टली कितनी लैंड है, उसका डेटा इन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है। तो अब क्या 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 डेटा आ चुका है, कितनी क्रॉप प्रोड्यूस की जा रही है, उसका प्राइस क्या है, और लैंड कितनी है, ठीक है। इसके बाद में क्या किया उन्होंने, एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया। तो जब ये सब कुछ पता चल गया तो इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा, और स्टेट का एपरेटस, यानी कि जो पूरा का पूरा स्टेट सिस्टम है, जो तंत्र जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ मजबूत हुई। अब रेवेन्यू कलेक्शन कैसे बढ़ता है यहाँ पर, तो इस सिस्टम से पहले, इस सर्वे से पहले क्या होता था, मान लो ये है मुगल एम्पायर, तो इसमें अलग अलग जो एरियाज हुआ करते थे वहाँ से अलग अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, अधिकारी अपनी मनमानी चलाते थे, ठीक है। जो किंग है, जो एम्परर है, उसको पता ही नहीं रहता था कि एग्जैक्टली कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, किस इलाके में कितनी खेती हो रही है। किसानों पर कभी ज़्यादा टैक्स लग जाता था, कभी कम टैक्स लग जाता था, जबकि हमें रहना है बैलेंस्ड, किसी पर ना कम लगे ना किसी पर ज़्यादा लगे, है ना। तो टोडरमल ने लैंड की माप करवा ली, लैंड पता चल गया कितना है, और क्रॉप की यील्ड कितनी आ रही है, यानी कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो पता चल गया, और प्राइस सेट कर दिया इसने कि अब इतने पर ही ये बिकेगी। तो ये काम हो गया, ये काम हो गया, और ये काम हो गया, ठीक है। तो अब स्टेट को ये पता चल चुका है कि किसान ने कौन सी क्रॉप उगाई है, कितनी उगाई है, कितनी लैंड पर उगाई है, और किस प्राइस में बेची है। मान लो उसने वीट उगाया है, तो उसने जो है वो कितना वीट उगाया है, कितना प्राइस पर बेचा है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो उस किसान पर सही सही टैक्स लग पाएगा, तो टैक्स यहाँ पर फेयर हो जाता है। उसके बाद में जो स्टेट है उसको सही तरीके से रेवेन्यू मिलने लगा, क्योंकि पहले पता ही नहीं है एम्परर को कि कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कितनी लैंड है, कितनी पैदावार हो रही है, ठीक है, और जो फसल है वो किस कीमत पर बेची जा रही है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमत पर बेची जा रही थी। वही तो टोडरमल ने किया था कि एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर दिया था पूरे के पूरे एम्पायर में, एक क्रॉप का, मतलब अलग अलग क्रॉप्स का प्राइस सेट किया था टोडरमल ने, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो कीमत और पैदावार पहले से ही हमें पता है
कि कितने यील्ड आने वाली है और कितने प्राइस पर बिकेगी, कितना पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर जो अधिकारी होगा, जो ऑफिशियल होगा, जो टैक्स कलेक्ट करने आएगा, वो बीच में घपला नहीं कर सकेगा, बीच में टैक्स मार नहीं सकेगा, जिसे हम करप्शन बोलते हैं। ठीक है, वो अपना मनचाहा टैक्स नहीं ले सकेगा वो। तो यहाँ से ये सारे फायदे होते हैं। अब स्टेट एपरेटस कैसे मजबूत होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो टोडरमल से सर्वे के पहले क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कोई, मान लो कोई विलेज ए है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो राज्य अभी तक ये समझ रहा था कि इस गांव में है टोटल 100 बीघा जमीन, ठीक है, तो यहाँ से 100 बीघा के हिसाब से टैक्स लगता था। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये यहाँ से टैक्स लग रहा है। लेकिन जब टोडरमल ने सर्वे करवाया तो सर्वे के बाद पता चला कि यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 150 बीघा जमीन है। ठीक है, तो 150 बीघा के हिसाब से ही तो टैक्स लगेगा, तो टैक्स बढ़ गया, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया। तो इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता है बूस्ट। ठीक है, इसके अलावा सर्वे से पहले मान लो कोई ऑफिशियल है, ठीक है, अब वो बता रहा है कि विलेज ए से टोटल जो गेहूं पैदा हुआ है वो टोटल मान लो 500 टन पैदा हुआ है सिर्फ। ठीक है, वो ये बता रहा है स्टेट को, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। असली में 1000 टन गेहूं पैदा हुआ था, लेकिन वो तो कम बता रहा है। तो बीच में जो 500 टन का वो प्रॉफिट कर रहा है वो अपनी जेब में रख लेगा। तो सर्वे के बाद में अब स्टेट को ये पता रहेगा कि कितनी ज़मीन है, कितना प्राइस है, कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो वो ये जो बीच में घपला यहाँ पर कर रहा था अधिकारी, वो घपला नहीं कर पाएगा, है ना। तो सरकार को फिर से टैक्स मिलने लगेगा, तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा और इसी तरीके से जो स्टेट का एपरेटस है, जो तंत्र है, वो मजबूत हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हर बात मैंने एकदम अच्छे से डीप में समझाई है। इसके बाद में जो अगला जो चैप्टर रहेगा ना मराठों का, उसमें हम अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जो कि मुगल्स से अलग होगा, तो वो चीज़ रहेगी अगले चैप्टर में। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है पीपल्स लाइफ, मतलब कि जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे, वो हम देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।